हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग मसल्स वाला टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे। हमने पहले पार्ट में मसल्स का इंट्रोडक्शन देखा अच्छे से, ठीक है। फिर हम गए सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे हमने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर चालू किया था। आपको अगर याद हो तो हमने इस स्ट्रक्चर की बात की थी, है ना। सेकंड वीडियो में ये पूरा डायग्राम हमने, ये पूरा कंसेप्ट, एपिमाइशियम क्या है, पेरीमाइशियम क्या है, एंडोमाइशियम क्या है, मसल फाइबर क्या होता है, मसल बंडल क्या होता है और मसल क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या है, फेशिया क्या है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था, है ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फिलामेंट्स की। अब एक बार मैं वापस बता दूँ आपको कि फिलामेंट क्या है। तो देखो, जब हम कहते हैं ना मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फेसिकल्स। एक मसल बनी होती है बहुत सारे फेसिकल्स की। जैसे अभी आप यहाँ देखो, ये मसल है, इस मसल के अंदर ऐसे बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इनको हम फेसिकल्स कहते हैं। अब इन फेसिकल्स के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। टेक्निकली ये मसल फाइबर्स मसल सेल्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए हैं ना। तो ये एक बंडल, ये देखो, ये एक बंडल को मैं एनलार्ज करके दिखा रहे हैं आपको। तो इस एक बंडल में आपको बहुत सारे मसल फाइबर्स दिख रहे हैं, ये सारे मसल सेल्स हैं, ठीक है। अब इन मसल सेल्स को भी, एक सिंगल मसल सेल को जब मैं एनलार्ज करके देखूं तो देखो, एक तो बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं मुझे, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। उसके अलावा इसका जो साइटोप्लाज्म है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, सार्कोप्लाज्म, है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो मसल होता है ना, मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है और उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। नाम बदला है बस हमने। इस सार्कोप्लाज्म या मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे फाइबर लाइक, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमने नाम दिया मायोफिब्रिल। यानी मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में और भी छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमने नाम दिया था मायोफिब्रिल्स। और ये मायोफिब्रिल्स भी मल्टीपल फिलामेंट्स से बनते हैं, जिनको हम कहते हैं मायोफिलामेंट्स, है ना। आपको याद हो तो ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक बार पिछला वीडियो देखो, बहुत कुछ डिटेल में हमने वहाँ पे बात की है। अब हम कह रहे हैं कि मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिन फिलामेंट और एक होते हैं मायोसिन फिलामेंट। अब ये जो दो फाइबर्स हैं, दो फिलामेंट्स हैं, एक्टिन और मायोसिन, मैं फिलामेंट की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन की बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिलामेंट की। तो ये जो दो मायोफिलामेंट्स हैं, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, ये दोनों फिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल है मसल के कॉन्ट्रैक्शन और मसल के रिलैक्सेशन के लिए। इसलिए एक्टिन और मायोसिन को हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। ये जो दो फिलामेंट्स एक्चुअली प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये कौन कौन से प्रोटीन के हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल आप समझो कि एक्टिन और मायोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की बात करेंगे। ये देखो आप, ये एक सिंगल मसल सेल है ना। इस सिंगल मसल सेल के अंदर बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे मायोफिब्रिल्स। इस एक मायोफिब्रिल को अगर हम देखें तो इसमें आपको दो अलग अलग फिलामेंट्स दिख रहे हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। यहाँ इस पिक्चर में स्पेलिंग गलत है इसकी, इट इज़ ACTIN, एक्टिन और मायोसिन। अब आप इस पिक्चर को अगर गौर से देखोगे तो आपको एक चीज़ नोट करने को मिलेगी कि एक्टिन पतला है और मायोसिन थोड़ा मोटा है। कंपेरेटिवली एक्टिन कैसा रहता है, थिन होता है, और मायोसिन होता है थिक। इसलिए एक्टिन को कहा जाता है थिन फिलामेंट और मायोसिन को ही कहा जाता है थिक फिलामेंट। ये एक ही बात है, मायोसिन फिलामेंट बोलो या थिक फिलामेंट बोलो, और एक्टिन फिलामेंट बोलो या थिन फिलामेंट बोलो। अब रही बात कि याद कैसे करें कौन सा थिक और कौन सा थिन, तो मैं तो एक बहुत सिंपल तरीका अपनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्टिन को एक्थिन बोलता हूँ। एक्टिन को क्या बोलता हूँ, एक्थिन। तो मुझे यहाँ से याद हो जाता है कि एक्टिन थिन वाला फिलामेंट है। ये मेरा तरीका याद करने का। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, आपको जैसा तरीका ठीक लगे वैसे आप इसको याद कर सकते हो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मसल के जो मायोफिलामेंट्स हैं, इस मायोफिलामेंट के दो टाइप होते हैं। एक होता है पतला, जिसको हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट, और एक होता है मोटा थिक, जिसको हम कहते हैं मायोसिन फिलामेंट। अब आप अच्छे से समझना, ये मायोसिन फिलामेंट के अंदर केवल एक ही प्रोटीन होता है, जिसको हम कहते हैं मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल प्रोटीन कॉल्ड एज मायोसिन प्रोटीन। लेकिन एक्टिन फिलामेंट जो है, इसमें तीन अलग अलग प्रोटीन्स हम स्टडी करेंगे।
जिसमें से एक तो है एफ एक्टिन, देखो ये एक्टिन फिलामेंट है और ये एफ एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है। दूसरा है ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट और तीसरा है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन प्रोटीन्स, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन और एफ एक्टिन प्रोटीन, ये तीनों मिलकर जिस फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसको हमने नाम दिया एक्टिन फिलामेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्टिन फिलामेंट और एफ एक्टिन में फ़र्क क्या है। एफ एक्टिन इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट में हम कितने प्रोटीन से स्टडी करेंगे, एफ एक्टिन पहला, ट्रोपोमायोसिन दूसरा और तीसरा ट्रोपोनिन, और मायोसिन में हम लोग केवल मायोसिन की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट। सबसे पहले एक्टिन फिलामेंट में मैं बात करूंगा एफ एक्टिन की। चलिए शुरू करते हैं हम। देखो एफ एक्टिन एक पॉलीमर है, और इस पॉलीमर का जो मोनोमर है उसको मैं कहता हूँ जी एक्टिन। समझना इस चीज़ को, मोनोमर का नाम क्या है, जी एक्टिन। जी मतलब होता है ग्लोब्यूलर, क्योंकि इसका शेप कैसा रहता है, ग्लोब के जैसा शेप है, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये देखो आप पिक्चर है ना, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो ये सारे मोनोमर्स हैं एफ एक्टिन के, जिनको हम कहते हैं जी एक्टिन। अब ये जो जी एक्टिन है ये आपस में मिलकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। इस पिक्चर में देखो दो जी एक्टिन्स ने मिलकर डाइमर का फॉर्मेशन किया। अब इस डाइमर के साथ एक और जी एक्टिन मिल जाएगा जिससे बन गया इसका ट्राइमर। और इस तरह से बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन्स या जी एक्टिन्स जो मोनोमर है वो कंबाइन होते हैं और इस तरह से देखो आप एक कंप्लीट फिलामेंट बना देते हैं। और अब ये जो पॉलीमर बना इसका हमने नाम रखा एफ एक्टिन। एफ एक्टिन क्यों रखा, क्योंकि ये फिलामेंट एक्टिन है। आप समझ रहे हो, मोनोमर कैसा था, मोनोमर था ग्लोबुलर, तो हमने इसको बोला जी एक्टिन। और ये ग्लोबुलर एक्टिन के मिलने से, पॉलीमराइजेशन से बना एफ एक्टिन यानी फिलामेंट एक्टिन। तो जो बेसिक हम लोग बात करते हैं ना एक्टिन फिलामेंट का पहला प्रोटीन, वो है आपका एक्टिन यानी कि एफ एक्टिन। समझ में आया। और इस तरह से देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन्स इस तरह से आपस में दो फिलामेंट बना रहे हैं। यहाँ देखो आपको यहाँ पे दो फिलामेंट्स दिख रहे होंगे जो इस तरह से हेलिकली एक दूसरे के ऊपर वाइंड अप है। ये देखो ये पहला फिलामेंट चल रहा है, ये पहला फिलामेंट, ठीक है। और एक और इसी तरह का फिलामेंट है, यानी आप ये कह सकते हो जो एफ एक्टिन है उसमें दो फिलामेंट्स हैं। ये दोनों अलग अलग एफ एक्टिन है, एक जो मैंने रेड कलर में शो किया और एक जो मैंने ब्लैक कलर में शो किया। समझ में आई चीज़, एक्टिन। और आगे चलते हैं हम। इस एक्टिन के ऊपर, इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है। जैसे हम नॉर्मल एंजाइम्स पे कैसे एक्टिव साइट पढ़ते हैं जिस पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होता है, सिमिलरली एक्टिन के ऊपर भी एक एक्टिव साइट होती है। और ये एक्टिव साइट, सेम एक्टिव साइट पे या तो आकर बाइंड होता है ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन खुद थिन फिलामेंट का ही पार्ट है, अभी हमने देखा, या फिर आकर इस पे बाइंड होगा मायोसिन। कौन, ट्रोपोमायोसिन या मायोसिन। कब, सेम एक्टिव साइट है। अगर मसल रिलैक्स्ड कंडीशन में है, अभी हम देखेंगे ये सब कुछ, डोंट वरी। अगर मसल रिलैक्स्ड कंडीशन में है तो इस पे कौन बाइंड होगा, ट्रोपोमायोसिन। और अगर मसल कॉन्ट्रैक्टेड केस में है, कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में है, तो इस पे बाइंड होगा मायोसिन। आप ऐसा समझ लो कि एक रिलैक्स्ड मसल को अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, एक रिलैक्स्ड मसल को अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो आप उसकी एक्टिन की एक्टिव साइट पे ट्रोपोमायोसिन जो जुड़ा हुआ है उसको हटाकर आपको वहाँ पे मायोसिन जोड़ना है। जैसे ही आप वहाँ पे मायोसिन जोड़ोगे ये मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो हो गया पहला कंसेप्ट। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अब हम ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, चीज़ें आपके लिए और भी क्लियर होगी। मैं बात करता हूँ दूसरे प्रोटीन की। पहला प्रोटीन अभी हमने कौन सा डिस्कस किया, वापस बता रहा हूँ। एक्टिन फिलामेंट में 3 प्रोटीन है। इस एक्टिन फिलामेंट में 3 प्रोटीन है, जिसमें से पहला था एफ एक्टिन और दूसरा है ट्रोपोमायोसिन। अभी मैंने क्या कहा आपको कि जब एक मसल रिलैक्स्ड कंडीशन में होगी तो आपके एक्टिन के एक्टिव साइट पे कौन बाइंड होगा, ट्रोपोमायोसिन। तो अभी ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर देख लो। इसमें भी 2 चेन्स हैं, एक अल्फा चेन और एक
बीटा चेन, और इसमें भी ये अल्फा चेन और बीटा चेन देखो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर हेलिकली वाउंड अप हो रखी है। ये बिल्कुल ऐसा एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन आपस में हेलिकली वाउंड अप हो रखी है। अब ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कब? जब मसल रिलैक्स्ड कंडीशन में है। आप इस पिक्चर को अच्छे से देखें, देखो ये जो हमने ग्लोब लाइक बना रखे हैं, अभी हमने डिस्कस किया, ये ग्लोब लाइक जो है ये क्या है, ये है जी एक्टिन, और ये सारे के सारे जी एक्टिन मिलकर जुड़कर एक पॉलीमर बना रहे हैं जिसका नाम है एफ एक्टिन। तो ये जो गोल गोल मॉलिक्यूल्स मिलकर इन्होंने एक पूरा फिलामेंट बनाया, ये तो हो गया एक्टिन, ये दो एक्टिन हो गए आपके सामने, और इन एक्टिन मॉलिक्यूल्स से जुड़ा हुआ एक और फिलामेंट उसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो आप यहां देखो ट्रोपोमायोसिन को, ये जो इन्होंने पिंक लाइन बना रखी है ये ट्रोपोमायोसिन है। तो हर एक पॉलीमर एफ एक्टिन के ऊपर एक ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ है, और इसमें अगर आप गौर से देखो तो इस ग्लोबुलर एक्टिन के ऊपर आपको ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये सारे ब्लैक कलर के डॉट्स इनकी एक्टिव साइट्स हैं। गौर से समझना, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, ये क्या है, एक्टिव साइट। अब आप गौर से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि हर ग्लोबुलर एक्टिन की एक्टिव साइट पे अगर आप देखो तो आपको हर जगह ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ मिलेगा। देख लो आप, एग्जैक्ट ट्रोपोमायोसिन वहां जुड़ा हुआ है जहां जहां पर इनकी एक्टिव साइट प्रेजेंट है। ये देख लो आप, क्लियर दिख रहा है आपको, हर जगह पे कौन जुड़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन। अब अगर आपको ये पिक्चर दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में या रिलैक्स्ड स्टेट में, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि एक्टिन की एक्टिव साइट पे कौन जुड़ा है, ट्रोपोमायोसिन, यानी ये मसल कैसी कंडीशन में है, ये एक रिलैक्स्ड कंडीशन में है। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे और चीज़ें क्लियर करेंगे आपकी। तो पहला एफ एक्टिन हमने डिस्कस किया, जो आपको इस पिक्चर में ये जो राउंड राउंड दिखा रखे हैं, ये ग्लोबुलर एक्टिन मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट एफ एक्टिन। फिर हमने बात की ट्रोपोमायोसिन नाम का दूसरा प्रोटीन, जो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एफ एक्टिन की एक्टिव साइट पे ट्रोपोमायोसिन बाइंड हो रखा है। फिर हम बात करेंगे ट्रोपोनिन की। अब आप देखें इस पिक्चर में आपको, जहां पर एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन के कंबाइंड चेन्स चल रहे हैं साथ साथ में, तो कुछ कुछ जगह पे आपको ट्रोपोनिन, ये जो पिंक कलर में दिखा रखा है, आपको ये ट्रोपोनिन प्रोटीन देखने को मिलेगा। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3 सब यूनिट्स हैं। ये देखो, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी। यहाँ पे भी देख लो आप, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन की 3 सब यूनिट्स हैं। समझ में आया आपको? अब मैं चलता हूँ ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट्स की बात करता हूँ, समझना अच्छे से। ट्रोपोनिन की जो 3 सब यूनिट्स है उनका नाम है ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। कौन कौन सी? ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। सबसे पहले चलते हैं ट्रोपोनिन आई पे। इसको ट्रोपोनिन आई इसलिए बोला बिकॉज आई का मतलब है इनहिबिटरी। आई का मतलब क्या है? इनहिबिटरी। और ये जो ट्रोपोनिन आई है, आप ऐसा समझो कि ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट से, आप यहाँ देखो, एक, ठीक है, और दूसरा सब यूनिट ये रहा, ये सब यूनिट टी जो मैं येलो में बनाया हूं, और तीसरा सब यूनिट को आप कहते हो ट्रोपोनिन सी। तो आपको 3 सब यूनिट्स आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहे हैं, आई, टी और सी, और ये तीनों सब यूनिट्स एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समझ में आया? अब मैं चलता हूं वापस इनके नाम पे। इसको हमने क्या नाम दिया? ट्रोपोनिन आई। ये वाला समझो आप, ये क्या है? ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई को हम कहते हैं इनहिबिटरी। क्यों कहते हैं उसको मैं थोड़ी देर में आपको भी समझाऊंगा। फिलहाल आप ये देखें, ट्रोपोनिन आई जुड़ा हुआ होता है एक्टिन से। एक्टिन कौन सा? एफ एक्टिन, है ना। अभी हम एक्टिन फिलामेंट की बात कर रहे हैं ना। एक्टिन फिलामेंट में 3 होते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन। तो ये जो आई है, ट्रोपोनिन आई, ये किससे जुड़ा हुआ है? एफ एक्टिन से जुड़ा हुआ रहता है। फिर आता है ट्रोपोनिन टी। आप इसको समझ लो कि ये ट्रोपोनिन टी है, ये ट्रोपोनिन टी है। अब क्या है कि ये ट्रोपोनिन टी, टी का मतलब होता है ट्रोपोमायोसिन। टी का मतलब क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन। यानी ये वो ट्रोपोनिन है जो ट्रोपोनिन से जुड़ा हुआ है।
यानी ये वो ट्रोपोनिन का वो सब यूनिट है जो किससे जुड़ेगा, ट्रोपोमायोसिन से। आप इस पिक्चर में, मैं भी आपको सब दिखाऊंगा, आप डोंट वरी। ये किससे जुड़ेगा, ट्रोपोमायोसिन से। तीसरा है ट्रोपोनिन सी, जो जुड़ता है सी फॉर कैल्शियम के साथ। किसके साथ में, कैल्शियम के साथ। यानी आप ये कहना चाहते हैं हम कि ये जो ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन एक तरफ तो जुड़ता है ट्रोपोमायोसिन से और दूसरी तरफ जुड़ता है एक्टिन से। एक तरफ तो किससे जुड़ गया, ट्रोपोमायोसिन से, और एक तरफ किससे जुड़ता है, एक्टिन से। देखते हैं कैसे जुड़ता है, ये पिक्चर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 2 मिनट रुको। देखो आप, ये सबसे बीच में हमने दिखा रखा है ट्रोपोनिन सी। क्या दिखा रखा है, ट्रोपोनिन सी। ये है ट्रोपोनिन आई, ये जो दिखा रखा है ये ट्रोपोनिन आई, और ये ट्रोपोनिन टी। 3 कंपोनेंट हो गए, आई, टी, सी। टी को देखो आप, ये ट्रोपोनिन टी है आपके सामने, ये किससे जुड़ा हुआ है, टी फॉर ट्रोपोमायोसिन। किससे जुड़ा है, टी मतलब ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोनिन आई, आई इनहिबिटरी के लिए वर्ड यूज होता है, और ये जुड़ता है किसके साथ में, एक्टिन के साथ में। तो आप ये देख लो, ये एक्टिन के साथ में जुड़ा हुआ है। समझ में आई चीज, ट्रोपोनिन आई एक्टिन के साथ जुड़ा है, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा है, और इन दोनों से बीच में जुड़ा हुआ है ट्रोपोनिन सी, जो जुड़ता है कैल्शियम +2 आयंस के लिए साथ। ठीक है, अब इन्होंने इस स्ट्रक्चर में ऐसा दिखा रखा है, 4 इन्होंने स्पाइक दिखा रखे ना, वो इसलिए दिखा रखे हैं क्योंकि ये 4 कैल्शियम के साथ बाइंड होता है। तो जब ये 4 कैल्शियम के साथ बाइंड होता है तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। समझ में आया। अब हम और आगे चलते हैं, यहाँ समझना अच्छे से। ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर अगर अच्छे से समझ में आ गया तो मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ वापस ट्रोपोनिन के सी सब यूनिट की। ट्रोपोनिन सी का जो सब यूनिट है, इस पे एक बाइंडिंग साइट होती है। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना, देखो इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इस पे एक बाइंडिंग साइट आती है, इस बाइंडिंग साइट में मैग्नीशियम भी जुड़ सकता है और कैल्शियम भी जुड़ सकता है। आप पढ़ते हो ना, एंजाइम्स पढ़ते हो, तो उसमें आप कहते हो कि एक बाइंडिंग साइट होती है ना, और कई बार बाइंडिंग साइट पे एंजाइम जो ना मल्टीपल चीज़ें जुड़ सकती है। जैसे अपन ने अभी एक्टिन की बात की, तो एक्टिन के साथ मायोसिन भी जुड़ सकता है और एक्टिन के साथ ट्रोपोमायोसिन भी जुड़ सकता है। सिमिलरली ट्रोपोनिन सी के साथ में मैग्नीशियम भी जुड़ सकता है और कैल्शियम भी जुड़ सकता है। डिपेंड करता है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। नॉर्मली जब मसल रिलैक्स्ड रहती है तो इस ट्रोपोनिन सी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है मैग्नीशियम। कौन जुड़ा हुआ रहता है? मैग्नीशियम। कब? जब मसल रिलैक्स्ड होती है। और जब मसल को कॉन्ट्रैक्शन होना होता है, जब मसल को हमें कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, तब आपने पढ़ा होगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे कैल्शियम रिलीज होता है। उससे साइटोप्लाज्म में क्या रिलीज होगा? कैल्शियम। तो जब कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जब कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ट्रोपोनिन सी अब किसके साथ जुड़ जाएगा? कैल्शियम के साथ। यानी वो मैग्नीशियम से हट जाएगा और किसके साथ जुड़ जाएगा? कैल्शियम के साथ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझें कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्मली ये है एक्टिन, इस एक्टिन से क्या जुड़ा है? ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन से क्या जुड़ा है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन से क्या जुड़ा है? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। अब नॉर्मली तो ये ऐसा रहता है, नॉर्मली तो ये ऐसा रहता है। और एक बात गौर देखो, क्या पूरे एक्टिन पे हर जगह पे ट्रोपोनिन होता है? नहीं। अभी हमने देखा कुछ कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे, लेकिन मोस्टली एक्टिन के साथ कौन जुड़ा है? ट्रोपोमायोसिन। अभी हमने देखा रिलैक्स्ड कंडीशन में एक्टिन के साथ हर जगह पे कौन जुड़ा हुआ था? ट्रोपोमायोसिन। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ देख लो, वापस बता देता हूँ मैं आपको। एक्टिन की पूरी लेंथ पे, एक्टिन की पूरी लेंथ पे एक्टिव साइट पे कौन जुड़ा हुआ है? ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोनिन हर जगह नहीं जुड़ा है, ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल्स पे एक्टिन के साथ में जुड़ा हुआ है। समझ में आई चीज? अब नॉर्मली तो ये कंडीशन रहती है, जब यानी नॉर्मली मतलब जब मसल रिलैक्स्ड कंडीशन में है। समझ में आया? अब अगर समझो हम कह रहे हैं कि मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कैल्शियम +2 रिलीज होगा। जब कैल्शियम +2 रिलीज होगा तो अब ट्रोपोनिन सी किसके साथ बाइंड हो गया? कैल्शियम +2 के साथ। और जैसे ही ट्रोपोनिन सी कैल्शियम +2 के साथ जुड़ता है, ये ट्रोपोनिन और एक्टिन अलग हो जाता है।
ये ट्रोपोनिन और एक्टिन क्या हो जाएंगे, अलग। और जैसे ही ट्रोपोनिन एक्टिन से अलग हुआ, ये ट्रोपोमायोसिन को भी एक्टिन से हटा देगा। आप ये इसको यहाँ से समझ लो, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये इसके साथ जुड़ा है ट्रोपोनिन आई, और ये ट्रोपोनिन सी। जैसे ही ट्रोपोनिन सी पे कैल्शियम आकर जुड़ेगा, ये ट्रोपोनिन यहाँ से दूर हो जाएगा, और जैसे ही ट्रोपोनिन दूर होगा वो अपने साथ में ट्रोपोमायोसिन को भी लेकर चला जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लो, ये एक्टिन अलग आ गया, और ये पूरा का पूरा सब यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से हट गया। यानी कि अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे समझूं अच्छे से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, जो ये देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक्टिन के साथ, ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स एक तरफ तो एक्टिन के साथ जुड़ा है और एक तरफ किसके साथ जुड़ा है, इस ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। ये इसका T वाला सब यूनिट और ये उसका I वाला सब यूनिट। तो जैसे ही अब ये बीच वाले सब यूनिट पे कैल्शियम आकर जुड़ेगा, आप समझो कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होने वाली होगी, तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आया और ये कैल्शियम समझो बीच वाली सब यूनिट पे आके जुड़ गया। जैसे ही कैल्शियम यहाँ पे जुड़ेगा, ये जो I सब यूनिट है ये एक्टिन से दूर हो जाएगी, और ये जैसे ही एक्टिन से दूर होगी, ये जैसे ही एक्टिन से दूर होगी तो ट्रोपोमायोसिन को लेकर साइड में हो जाएगा, और जैसे ये साइड में हो गया, इसकी जितनी भी एक्टिव साइट पे ट्रोपोमायोसिन जुड़ा है वो एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, एक्सपोज, खुल जाएगी। और जैसे ही एक्सपोज होगी, अब जाकर इस पे कौन बाइंड हो जाएगा, मायोसिन, और होगा मसल का कॉन्ट्रैक्शन। डोंट वरी, हम मसल के कॉन्ट्रैक्शन को और अच्छे से डिटेल में लेंगे। फिलहाल मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन को केवल मॉलिक्यूलर लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। बाकी अदरवाइज मेरा नेक्स्ट वीडियो मसल कॉन्ट्रैक्शन पर ही है, वहाँ पे मैं पूरी डिटेल में मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको अच्छे से समझाऊंगा। बट उसको समझने के लिए पहले मुझे इन फिलामेंट्स को समझाना ज़रूरी था, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को समझाना मुझे ज़रूरी था, और आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त वापस बता देता हूँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ आकर जुड़ेगा, ये ट्रोपोनिन सी के साथ जुड़ा हुआ जो ट्रोपोनिन आई है वो अलग हो जाएगा, और जब वो अलग हो जाएगा तो वो अपने साथ ट्रोपोमायोसिन को भी अलग कर लेगा। यानी अब इस एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट है वो एक्टिव साइट फ्री हो गई, और अब आकर इस पर क्या जुड़ जाएगा, मायोसिन। अब आप इस पिक्चर को यहाँ देखो अच्छे से, ये देखो ये एक्टिन है, ठीक है, और ये ग्रीन वाला जो फिलामेंट है ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन, दिख रहा है आपको, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। इस ट्रोपोनिन टी को देखो, ये जो है ट्रोपोनिन टी, ये किसके साथ जुड़ेगा, ट्रोपोमायोसिन के साथ। तो अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखोगे, ये ट्रोपोनिन टी है ना, इसको देखो आप, ये ट्रोपोनिन टी ऑरेंज कलर में शो कर रखा है, ये ऑरेंज कलर का ट्रोपोनिन टी पीछे की तरफ किससे जुड़ा है, ट्रोपोमायोसिन के साथ। और ये ट्रोपोनिन आई किसके साथ जुड़ा हुआ है, देखो एक्टिन के साथ। और ये ट्रोपोनिन सी जो कैल्शियम के साथ जुड़ेगा कब, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम के साथ। जैसे ही आकर कैल्शियम इसके साथ बाइंड होगा, ये ट्रोपोनिन आई यहाँ से हट जाएगा, और जब ये यहाँ से हटेगा तो ये ट्रोपोनिन टी यानी कि इसको भी साथ में ले लेगा। ट्रोपोनिन टी जब साथ में आएगा तो वो ट्रोपोमायोसिन को भी साथ में ले लेगा, जिसकी वजह से एक्टिन पे प्रेजेंट जो एक्टिव साइट है वो खुल जाएगी, और अब जाकर उस पर क्या बाइंड हो जाएगा, मायोसिन, और हो जाएगा मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चलता है। अब सवाल आता है कि सर आपने इसको ट्रोपोनिन आई क्यों बोला, जो एक्टिन के साथ जुड़ रहा है उसको आपने इनहिबिटरी क्यों बोला। तो उसका रीज़न मैं अब आपको समझाता हूँ। देखो, जब तक ये ट्रोपोनिन आई एक्टिन के साथ जुड़ा है, समझना अच्छे से, जब तक ये ट्रोपोनिन आई एक्टिन के साथ जुड़ा है, क्या एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता। जब तक ट्रोपोनिन आई एक्टिन के साथ जुड़ा है, एक्टिन मायोसिन के साथ में नहीं जुड़ सकता, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या हो रहा है, इनहिबिशन। तो ये डायरेक्टली मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, क्योंकि ये एक्टिन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, ट्रोपोनिन आई, यानी जो इनहिबिट करने में हेल्प करता है। आप इसको ऐसे भी समझ लो कि ये इनहिबिट कर रहा है एक्टिन की बाइंडिंग मायोसिन के साथ में, इसलिए ये इनहिबिटरी कहलाता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आप इस चीज़ को, इसी जो चीज़ को मैंने आपको अब तक समझाई, अब मैं इसको एक पिक्चर के थ्रू समझा रहा हूँ। ये देखो रिलैक्स्ड कंडीशन,
इस रिलैक्स्ड कंडीशन में एक्टिन के ऊपर ये जो एक्टिव साइट है, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं आपको, इस रिलैक्स कंडीशन में इस पे कौन जुड़ा हुआ है? इस पे जुड़ा हुआ है इसी एक्टिन फिलामेंट का ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ है। हर जगह आप देख लो, अभी हमने देखा, ठीक है। और बीच बीच में कुछ कुछ जगह पे आपको दिख जाएंगे ट्रोपोनिन का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, ये कैल्शियम आके देखो कहाँ जुड़ गया? ट्रोपोनिन के सी वाले सब यूनिट के साथ। और जैसे ही ट्रोपोनिन सी वाले सब यूनिट के साथ कैल्शियम जुड़ा, ट्रोपोनिन आई वाला जो सब यूनिट था उसने अपने आप को एक्टिन से दूर कर लिया। और जैसे ही वो एक्टिन से दूर होता है, वो अपने साथ साथ ट्रोपोमायोसिन को भी खींच लेता है। खींचेगा ही, क्योंकि तीनों जुड़े हुए हैं, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही ये यहाँ से अलग होगा, ये ट्रोपोमायोसिन को भी एक्टिन से अलग कर लेता है। और अब आप पिक्चर में अच्छे से देख पा रहे हो कि जितनी भी एक्टिव साइट थी यहाँ पर, ये सारी क्या हो गई? एक्सपोज हो गई, ये सारी की सारी ओपन हो गई। यानी अब आकर मायोसिन इसके साथ में आराम से जुड़ जाएगा। और जैसे ही इन एक्टिव साइट्स पे मायोसिन जुड़ेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब सवाल अगर ये है आपके माइंड में कि मायोसिन के साथ जुड़ने से मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाने वाला हूँ कि किस तरह से मायोसिन जब जुड़ेगा एक्टिन से तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता था कि किस तरह से मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ सकता है और किस तरह से एक्टिन ट्रोपोमायोसिन के साथ में जुड़ सकता है। यानी एक बात क्लियर है, जब एक्टिन ट्रोपोमायोसिन के साथ, जब एक्टिन की एक्टिव साइट ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ेगा, मतलब कंडीशन कैसी है? रिलैक्स्ड। और यही जब एक्टिव साइट फ्री होकर अब मायोसिन के साथ जुड़ेगी तो कंडीशन कैसी होगी? कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता था। चलो, तो एक्टिन फिलामेंट तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ मायोसिन फिलामेंट के पास, यानी थिक फिलामेंट के पास। थिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्टिन के कंपैरिजन में ये थिकर रहता है। देखो, ये एक मायोसिन फिलामेंट, और ये मायोसिन, ये मायोसिन प्रोटीन है, ये पूरा का पूरा क्या है? मायोसिन प्रोटीन। ये मायोसिन प्रोटीन्स मिलकर बना है मायोसिन मॉलिक्यूल्स से। प्रोटीन है ना, इसमें बहुत सारे मायोसिन के फिलामेंट्स हैं, बहुत सारे। मैं यहाँ पर आपको केवल एक मायोसिन फिलामेंट या मायोसिन मॉलिक्यूल बता रहा हूँ। जब आप ऐसे बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल एक साथ रखोगे, तब जाकर आपका मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा। इस मायोसिन मॉलिक्यूल के 3 कंपोनेंट है जो इस पिक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट को हम कहते हैं टेल। इसको क्या कहते हैं? टेल। ये इतना सा पार्ट कहलाता है हिंज, और ये वाला पार्ट कहलाता है हेड। ये वाला पार्ट क्या है? हेड। और इस वाले पार्ट में ये जो वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं आर्म। मैं आपको आर्म और हेड भी अलग अलग अभी दिखाऊंगा। समझ में आया? तो ये एक मायोसिन मॉलिक्यूल के पार्ट्स है, ये टेल, ये हिंज और ये हेड। हिंज किसको कहते हैं? आपने अपने घर के दरवाज़ों पे देखा होगा कि जो घर के दरवाज़ों के जो फ्रेम होता है ना, एक फ्रेम होता है, इन फ्रेम से दरवाज़ा जुड़ा हुआ रहता है। तो फ्रेम और दरवाजे के बीच में एक आप स्टील का एक लगाते हो जिसके ऊपर स्क्रू कसते हो आप। ये समझो, ये दरवाज़ा आपका। तो इस दरवाजे को इस फ्रेम के साथ जोड़ने के लिए आप एक स्टील का लगाते हो जिसमें आपने स्क्रू बांध रखे। कभी दरवाज़ा देखना आप अपना ना, फ्रेम, इसको कहा जाता है हिंज। यानी बेसिकली हिंज जोड़ने का काम करता है। तो हिंज टेल और हेड को जोड़ने का काम कर रहा है। अब आप समझें, अब मैं आपको एक मायोसिन मॉलिक्यूल का और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी उसको और डीप में दिखा रहा हूँ। एक मायोसिन मॉलिक्यूल में सबसे पहले तो 2 हैवी चेन्स होती है। क्या होती है? 2 हैवी चेन। और इस हैवी चेन को ट्रेस करो आप। ये इसको आप ऐसे समझ लो कि एक ये हैवी चेन जो इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है और एंड में जाके अपने आप से ही कॉइल हो जाती है। समझ में आया? और दूसरी तरफ एक और चेन है, 2 चेन है ना, 2 हैवी चेन्स हैं। तो ये एक और चेन जो अगेन इसके ऊपर हेलिकल शेप्ड में वाउंड रहती है, और ये भी आगे जाके इस तरह से अपने आप को क्या कर लेती है? इस तरह से आपको कन्वोल्यूट कर लेती है, मतलब अपने आप के ऊपर बंध जाती है। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के साथ में आपको 4 लाइट चेन्स दिख रही होगी। यहाँ पे देखो, L1, L2, L3 और L4। तो ये तो 2 हो गई हैवी चेन्स, जो एक ग्रीन कलर में दिखाई हैवी चेन, एक ब्लैक कलर में दिखाई मैंने हैवी चेन। अब इन हैवी चेन के पास में आपको दिखेगी 4 लाइट चेन्स। ये देखो आप, ये दिख रहा है ये। अब आप समझें इस चीज़ को अच्छे से कि अब इस पूरे पोर्शन को,
इस पूरे पोर्शन को हेड कहा जाता है। इस पूरे पोर्शन को क्या कहा जाता है? हेड। यानी हेड में क्या प्रेजेंट है? हैवी चेन और लाइट चेन। ये हेड हो गया आपका, हैवी चेन भी है और लाइट चेन भी है। और जबकि जो टेल वाला पोर्शन है उसमें केवल हैवी चेन है। आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि अब मैं जो आपको बताऊंगा ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि सिमिलर लुकिंग वर्ड्स हैं। मैंने अभी आपको बस इतना बोला कि इसमें 2 तो होती है हैवी चेन, मैं चेन की बात कर रहा हूँ, और 4 होती है लाइट चेन। किसमें? एक मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर 2 हैवी चेन और 4 लाइट चेन। अब मैं बात करूंगा एक मायोसिन के मोनोमर की। मायोसिन भी क्या है? पॉलीमर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जी एक्टिन नाम का एक मोनोमर होता है और उसके पॉलीमराइजेशन से या पॉलीमराइजेशन से बनता है एफ एक्टिन। सिमिलरली मायोसिन एक पॉलीमर है और ये बनेगा अपने मोनोमर से, जिसको कहा जाता है मैरोमाइसिन। क्या कहते हैं इसको? मैरोमाइसिन। तो अब मैं आपको इसका मोनोमर यानी कि मैरोमायोसिन की बात यहाँ पर करने वाला हूँ। समझ में आया? ये आ गया आपका एक स्ट्रक्चर खुल के, ठीक है। ये है आपका एक मैरोमायोसिन। अब इस मैरोमायोसिन में बात करें तो इसका ये जो टेल वाला पोर्शन है इसको मैं कहता हूँ लाइट मैरोमायोसिन। LMM मतलब लाइट मैरोमायोसिन। और ये जो पोर्शन है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरा हेड, उसका हिंज और उसके साथ में आर्म, मैं आपको बताऊंगा हेड और आर्म में भी अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब किस किस की बात कर रहा हूँ मैं? एक तो हेड की बात कर रहा हूँ और एक हिंज की बात कर रहा हूँ। तो आपका हेड और हिंज जिन मोनोमर्स से बना हुआ होता है उसको आप कहते हो हैवी मैरोमायोसिन। यानी कि मैरोमायोसिन के 2 टाइप होते हैं, एक हैवी मैरोमायोसिन और एक लाइट मैरोमायोसिन। और इन दोनों मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है एक मायोसिन। यानी बहुत सारे मैरोमायोसिन से मिलकर क्या बनेगा? मायोसिन मॉलिक्यूल। तो ये लाइट मैरोमायोसिन और ये हैवी मैरोमायोसिन। अब यहाँ पे हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज कि सर आपने यहाँ तो हैवी लिखा है टेल में और यहाँ आप टेल में लिख रहे हो लाइट, ऐसा क्यों? तो भाई इस चीज़ को समझो, यहाँ पे बात हो रही है मैरोमायोसिन की और यहाँ पे बात हो रही है पूरे चेन की। इसमें कितनी चेन्स हैं? 1 और 2। ये दोनों चेन को हम हैवी चेन कह रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैरोमायोसिन्स की, यानी उनके मोनोमर की। तो यहाँ पे जो मोनोमर है उनको हम बोलते हैं लाइट मैरोमायोसिन। यहाँ पे लाइट मैरोमायोसिन है और वहाँ पे हैवी चेन है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने, है ना। टेल में किस तरह की चेन रहेगी? हैवी चेन। और किस तरह का मैरोमायोसिन रहेगा? तो लाइट मैरोमायोसिन। ये 2 बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और आगे चलते हैं, हम एक बहुत कॉमन इसका डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है उसके पास चलते हैं। चलो ये देखो आपके सामने हमने एक मायोसिन मॉलिक्यूल दिखा दिया। एक मायोसिन मॉलिक्यूल में कितने फिलामेंट्स है? तो आप कहोगे कि सर 2 फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं मायोसिन के। ठीक है, इसमें ये वाला पोर्शन टेल वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया टेल वाला पोर्शन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हेड वाला पोर्शन, ये 2 हेड दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि 2 फिलामेंट है इसलिए 2 हेड दिख रहे हैं आपको। टेल और हेड के बीच में ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं आर्म। ठीक है, बहुत छोटी होती है इसलिए इसको कहते हैं शॉर्ट आर्म। क्या कहते हैं? शॉर्ट आर्म। एनसीईआरटी ने लिखा है कि शॉर्ट आर्म प्रेजेंट होती है, तो इसका नाम शॉर्ट आर्म नहीं है, इसका नाम है आर्म। पर एनसीईआरटी ने शॉर्ट आर्म मतलब छोटी आर्म लिखा हुआ है, तो लोग इसको शॉर्ट आर्म बोलना चालू कर दिए। समझ रहे हो? तो इसका नाम क्या है? ये आर्म है और ये बहुत छोटी रहती है। ठीक है, अब आप समझें, कन्फ्यूजन यहाँ रहता है, ये आर्म हो गई और ये हो गया हेड। हेड और आर्म, कौन कौन? हेड और आर्म, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है क्रॉस आर्म। वापस बता रहा हूँ, हेड और आर्म इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? क्रॉस आर्म। समझ में आई चीज़? तो एक नॉर्मल आर्म और क्रॉस आर्म में फ़र्क है। हेड के नीचे वाला पोर्शन आर्म कहलाता है और हेड के साथ मिलकर आर्म क्या बनाती है? क्रॉस आर्म। तो ये तो है इसका प्रॉपर कंसेप्ट। अब मैं चलता हूँ मायोसिन हेड के पास, जहाँ मेरे पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है। पहली साइट है एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये किसके साथ बाइंड होगा? ये बाइंड होगा एक्टिन फिलामेंट के
साथ में। हमने ऊपर क्या कहा था कि एक्टिन फिलामेंट पे जो बाइंडिंग साइट होती है वो दो के साथ जुड़ सकती है। एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में वो जुड़ेगी मायोसिन के साथ, और जब मसल रिलैक्स होगी तो ये जुड़ेगा ट्रोपोमायोसिन के साथ। यानी अगर एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है तो मायोसिन पे क्या होगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट, जहाँ पर आकर वो एक्टिन के साथ जुड़ेगा। सिमिलरली एक्टिन बाइंडिंग साइट के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर एक और साइट है जहाँ पर आकर एटीपी जुड़ेगा। एटीपी क्या है, एटीपी आप सबको पता है आपकी बॉडी का एनर्जी मॉलिक्यूल, इसके हाइड्रोलाइसिस से हम एनर्जी डिराइव करते हैं। अब देखो अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो साइट है जहाँ पर आकर एटीपी बाइंड होगा और तब जाकर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा और तब आपको एटीपी से एनर्जी मिलेगी। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो मायोसिन का हेड है ये अपने आप में एक एक्टिव एटीपेज एंजाइम है। एक्टिव एटीपेज एंजाइम है। क्यों बोला हमने इसको ऐसा, क्योंकि ये खुद एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करवाने में सक्षम है और एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से बनेगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी आपने एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ा है यहाँ पे, जो आपको बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जब हम कहते हैं ना एटीपी एनर्जी देता है, तो एटीपी का एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, तो आप कहोगे उसका जो बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, जो फॉस्फेट बॉन्ड है ना, यहाँ पे आपने 3 फॉस्फेट था, एडीपी में 2 फॉस्फेट है, तो आपने मतलब एटीपी से एक फॉस्फेट तोड़ा तो उसका जो बॉन्ड था वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है और वो वाली एनर्जी रिलीज होती है। तो मायोसिन के खुद के हेड के पास एटीपी बाइंडिंग साइट है जो एक्टिव एटीपेज एंजाइम का काम करती है, जो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करेगी और उस एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से मिलेगी मुझे एनर्जी और एक्टिन की बाइंडिंग होगी मायोसिन के साथ में। अब जो सवाल आता है कि सर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, एटीपी कैसे काम करता है, एटीपी कब काम करता है, स्लाइडिंग कैसे होती है, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं कब, जब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल की। फिलहाल मैं आपको एक बहुत खूबसूरत पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पूरा का पूरा मायोसिन और ये पूरा का पूरा एक्टिन, यानी कि ये हो गया थिन फिलामेंट और ये हो गया थिक फिलामेंट। आप देखो थिक फिलामेंट में क्या प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट में प्रेजेंट है बहुत सारे मायोसिन फिलामेंट्स। और एक थिन फिलामेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो थिन फिलामेंट में प्रेजेंट है 2 तो ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट्स, बहुत सारे ट्रोपोनिन फिलामेंट, ट्रोपोनिन जो 3-3 सब यूनिट से बने। ये रेगुलर इंटरवल्स पे आप देखो किस तरह से एक्टिन पे रेगुलर इंटरवल्स में जुड़े हुए रहते हैं। और 2 ही फिलामेंट होते हैं आपके एफ एक्टिन के। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ट्रोपोनिन किसके साथ जुड़ता है, एक्टिन के साथ या ट्रोपोमायोसिन के साथ, तो आप क्या आंसर दोगे, दोनों के साथ। दोनों के साथ कैसे, तो इसका ट्रोपोनिन आई वाला सब यूनिट एक्टिन के साथ जुड़ रखा है और ट्रोपोनिन टी वाला सब यूनिट ट्रोपोमायोसिन के साथ में जुड़ रखा है। समझ में आया। और अब यही मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन करना होगा हमें, तो ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन की एक्टिव बाइंडिंग साइट से हटा देगा और जब वो एक्टिव बाइंडिंग साइट्स खुल जाएगी एक्टिन के ऊपर, तो ये देखो आप मायोसिन जाकर बाइंड हो गया किसके साथ में, एक्टिन के साथ में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और नहीं भी समझ में आई है तो डोंट वरी, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस मसल कॉन्ट्रैक्शन पे पूरी बात करूँगा। लेकिन मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो इस वीडियो को अच्छे से समझो। इस वीडियो में अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आओ, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको हर वीडियो के नीचे दे रखे हैं, है ना। आप मुझे व्हाट्सएप करो कि ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, क्योंकि इस कंसेप्ट को समझे बिना अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, तो भाई बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो बस दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो कोशिश करो कॉल नहीं करो, है ना, इतने कॉल अटेंड करना मुश्किल होता है और कॉल पे मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। इससे बढ़िया है कि आप अपने जो डाउट्स है ना वो डाउट्स मुझे व्हाट्सएप कर दो। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे उसका पिक्चर भेज सकते हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो मुझे वो भेज सकते हो, तो वो थोड़ा आसान रहेगा ना। कॉल्स पे एक्चुअली डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। देखो मैसेज कन्वे करना है आपने मुझे, वो चाहे आप मैसेज पे करो या कॉल पे करो एक ही बात है। पर मैसेज पे कन्वे करने से क्या होता है कि मैं जब भी जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से हम मैसेजेस देख लेते हैं। और मेरे जितने भी मेंबर्स हैं यूट्यूब पे उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो, ठीक है, क्योंकि हम उस ग्रुप में ही सारा इंटरेक्शन वहाँ पर कर सकते हैं। चलिए दैट्स इट, थैंक यू।